अध्याय 131। वेई शाओ पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। पिता बनने की खबर अचानक आई, जिससे वह बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन उसे चिंता थी कि उसकी नींद की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं वह जियो कियाओ के पेट पर पैर न रख दे। इसलिए वह कई बार जागता रहा। हर बार जब वह जागता, तो जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता, वह देखता कि जियो कियाओ उसके पास सो रही है और वेई शाओ उसके शांत, लड़कियों जैसे चेहरे को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उसे अचानक अपने बचपन के लंबे साल याद आए, तो ऐसा लगा जैसे हत्या, युद्ध और घृणा ने उसकी सारी ताकत छीन ली है। उसकी जवानी के दुख ने उससे वह गर्माहट छीन ली थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे सुबह की ओस जब सूरज की रोशनी में चमकती है, जल्दी से गायब हो जाती है। उस युवक को महिलाओं के लिए केवल एक हल्की छाया के साथ छोड़ दिया। इसलिए उस समय से वह अनजाने में महिलाओं को अपने करीब रखना पसंद नहीं करता था। उसे हत्या, युद्ध और बदला लेने का एहसास अच्छा लगता था। अपने ब्लेड से छलकते गर्म खून का आनंद लेते हुए इस भावना ने उसे उत्साहित कर दिया। उसने एक बार सोचा था कि शायद इस जीवन में उसकी दादी ही एकमात्र महिला थी जिसके साथ वह अपने दिल की गहराई से रहना चाहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसने उसे पा लिया। वी शाओ के दिल में एक कोमल भावना थी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसे कैसे व्यक्त किया जाए। अभी अगर वह चाहता है कि वह उसके सामने घुटने टेक दे और वह गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाए, तो वह उससे प्यार करने को तैयार होगी। वी शाओ ने सोचा कि शायद वह ऐसा कर सकता है, भले ही वह उसे कई बार थप्पड़ मारे। उसे परवाह नहीं थी। जियाओ कियाओ को जगाने के डर से उसने उसे बहुत कसकर गले लगाने की हिम्मत नहीं की, बस अपनी बाहों को थोड़ा सा पार किया ताकि उसका कोमल शरीर उसके खिलाफ दबाया जा सके। उसकी ठोड़ी दूसरे व्यक्ति के माथे पर टिकी हुई थी। उसका दिल खुशी से भर गया। अगर मैन इस बार उसके लिए एक बेटे को जन्म दे सके, तो वह बहुत खुश होगा। वह अपने बेटे को व्यक्तिगत रूप से घोड़े की सवारी करना, तीर चलाना, मार्च करना और लड़ाई करना सिखाना चाहता था। इसके अलावा वेई परिवार में पुरुष कम थे और वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक बेटे की आवश्यकता थी। जब वह अपने बेटे के साथ अपने पूर्वजों और माता पिता की पूजा करने के लिए पैतृक मंदिर गया, तो उसके दिल में बहुत संतुष्टि हुई होगी। लेकिन अगर इस बार मान ने पहले बेटी को जन्म दिया, तो वह उतना ही खुश होगा। उसने अनजाने में कल्पना की कि उसकी बेटी और मान कैसे दिखेंगे। शायद उसके पास मान की तरह चमकदार, पानी भरी आंखें होंगी। वह उससे बहुत प्यार करेगा। वह इस खूबसूरत देश को लेना चाहता था, ताकि उसकी बेटी 6 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली सुनहरी गाड़ी में बैठे और हजारों लोग उसके पैरों में घुटने टेकें, दुनिया की सबसे महान छोटी राजकुमारी बने, और वह छोटी राजकुमारी भी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने से एक पल पहले वेई शाओ ने अपने दिल में यह सोचा। अगले दिन वेई शाओ की आत्मा बहुत उज्जवल थी। सुबह सुबह उसने मैडम जू को एक पत्र भेजा, जिसमें बताया कि जियाओ कियाओ गर्भवती थी। क्योंकि वह कुछ समय पहले ही गर्भवती हुई थी और जियाओ कियाओ की वर्तमान शारीरिक स्थिति लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए वेई शाओ थियू ने कुछ समय के लिए टिनडो में टियो क्यू के साथ रहना जारी रखने का फैसला किया। जब उसका शरीर मजबूत हो जाता, तो वह उसे जन्म की प्रतीक्षा करने के लिए ngudoong वापस ले जाता। थाई एन के दूसरे वर्ष की देर से शरद ऋतु में एक दिन लैंगिया राजा लियू डियम लिन्ह बिच पहुंचे। रास्ते में शरद ऋतु का आकाश उज्ज्वल था, पूरा क्षेत्र घास से सुगंधित था। हालांकि लियू डियम इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लेने के मूड में नहीं था। उसकी आंखों में
केवल ठंडी शरद ऋतु की हवा, नंगे जंगल के पेड़ और शांत धारा थी। 2 महीने से भी कम समय में यह तीसरी बार था जब वह लिन्ह बिच आया था। पिछले 2 बार जब वह उत्साही और अभिमानी था, इस बार बिल्कुल भी वैसा नहीं था। कई बार जुएन ने शहर पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। 2 मैदानी लड़ाइयों के बाद लियू यान ने अपने सैनिकों को पीछे हटने और शहर के द्वार बंद करने का आदेश दिया, उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। वह जानता था कि अगर वह आमने सामने की लड़ाई जारी रखता है, भले ही वह असफल न हो, पिछले 2 वर्षों में उसके द्वारा जमा किए गए 30,000 सैनिकों को भारी नुकसान होगा। वह उस कीमत को वहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि इस तरह की बंद दरवाजे की रक्षा लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। वह समझ गया कि स्पष्ट रूप से, बिना सुदृढ़ीकरण के, जल्दी या बाद में उसे एक टोकरी में एक कछुए की तरह पकड़ लिया जाएगा। इसलिए कुछ दिनों पहले वह और कुछ अंगरक्षक ने चुपचाप जिमेन शहर को छोड़ दिया, तीसरी बार के लिए लिंग के लिए। दुनिया के एओएस। और उस समय उनके हाथों में सभी लैंग परिवार के क्राउन प्रिंस का शीर्षक था, जो एक मजाक की तरह था। उस बर्फीले दिन का दृश्य, वह आखिरी बार था जब उसने उसका चेहरा देखा था। उसे ट्रान थ्यू ने उससे छीन लिया था, और अंत में वह केवल बर्फ में घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी नजरों से ओझल होते हुए देख सकता था। उस पल लू डियम ने खुद से कसम खाई कि एक दिन, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वह किसी की भी पत्नी हो, वह उसे जरूर वापस ले जाएगा। उसे उसका होना था। ऐसा ही होता था, मृत्यु तक ऐसा ही होगा। दरअसल उसने अपने सपने को साकार करने की राह पर एक बड़ा कदम उठाया था। जुझों को जीतकर वह आखिरकार लांग्या की छोटी शक्ति का विस्तार कर सकता था। उस समय लुओयांग में सर्वोच्च पद पर बैठने के सपने की दूरी कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। बेशक वह व्यक्ति था जिसके पास ऐसा सपना देखने की योग्यता थी। पूरी दुनिया उसके लियू परिवार की मानी जाती थी। शाही परिवार के असंख्य वंशजों में वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसकी प्रशंसा जेड वृक्ष के रूप में की जाती थी। सम्राट जुआन का निधन हो गया। लियू और लियू ली ने सिंहासन के लिए जमकर लड़ाई की। एक की मृत्यु हो गई, दूसरे को कैद कर लिया गया, सिंहासन खाली रह गया। उस वर्ष वह अभी 17 वर्ष का ही हुआ था। कुछ समय पहले ही डुएनझो से लांग्या लौटा था। उसका नाम लुओयांग दरबार के अधिकारियों ने भी कई बार उल्लेख किया था। उन्हें लगा कि शाही परिवार में वह कुलीन पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। बेशक वे आईने में फूल मात्र थे, पानी में चांद। और अब तक अराजक समय के लिए धन्यवाद, उसने खुद को व्यापार के लिए समर्पित कर दिया और अंत में लैंगजिया दूर तक विस्तार करने में सक्षम था, नए क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था। और इसके अलावा यह एक अच्छी भूमि थी। यदि वह जू झो क्षेत्र को निगल सकता है, तो वह आगे के लक्ष्यों के लिए एक ठोस नींव रखेगा। इस पर विचार करने के बाद उसने शहर छोड़ने का जोखिम उठाने का फैसला किया। लिंगबी के पास फिर से एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए गया जिसे वह भर्ती करने की उम्मीद करता था, जिसका नाम जनरल लू माओ बी ट्रे था। पहली बार बी ट्रे यांग शिन से लड़ने में व्यस्त था, वह उससे नहीं मिल सका। दूसरी बार बी ट्रे ने उसे मना कर दिया, और तीसरी बार जब वह यहाँ आया तो उसे केवल यही उम्मीद थी कि यदि आप ईमानदार हैं तो आप सोना और पत्थर खोल सकते हैं। एक यदि आप ईमानदार हैं तो कुछ भी हिला नहीं सकता है। जनरल लू माओ और जू ताई के बीच शुरुआती लड़ाई शुरू होने के बाद से लियू यान, जो हमेशा जू झो क्षेत्र के बारे में चिंतित था, यह महसूस करने के लिए भी उत्सुक था कि यह व्यक्ति कोई कम दर्जे का व्यक्ति नहीं था। सच्चाई साबित हुई, उसने उस व्यक्ति को गलत नहीं बताया।
पिछले 2 बार वह आया था। हालांकि एक्स्यूई ने शिया क्यू से अपने सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था, यांग शिन ने अभी भी लिंग बाय पर हमला किया था, जैसे कि इस समय वह पहले ही अपने सैनिकों को वापस ले गया था। उस व्यक्ति का विनम्र ताकत। लेकिन मैं महान महत्वाकांक्षाओं के बिना एक व्यक्ति हूँ और मेरे पास किसी और की तुलना में अधिक क्षमता नहीं है। जब तक मैं यहाँ शांति से रहता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं राजा के महान कार्य में विलंब करने का साहस नहीं कर सकता। कृपया मुझे दोष न दें, महाराज। लियू यान भी एक चतुर व्यक्ति था। वह जानता था कि उसे लोगों को चीजों को मुश्किल बनाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अंत में वह विनम्रता से खड़ा हुआ और पहले अलविदा कहा। मैंने सुना है कि जनरल की पत्नी ड्यूएन चाओ के गवर्नर क्यूओ की बेटी है और येन मार्क्विस वेई शाओ की बहन 3 भी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जनरल कभी येन मार्क्विस से मिले हैं। वह सामंती प्रभुओं द्वारा खुद को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 3 कहानी में मूल शब्द लीन खाम है, जिसका अर्थ है एक ही नाव में भाई, एक ही नाव में भाई। यहाँ इसका मतलब भाईचारे वाला रिश्ता है, क्योंकि दाई क्यू त्यू क्यू बहनें हैं। बी ट्रे ने जवाब दिया, एक बार मिले थे। लियू यान ने मुस्कुराते हुए कहा, येन हो इस समय के नायक है। मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन दुर्भाग्य से उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। जनरल और मार्क्विस येन भाई भाई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्क्विस येन मुझसे एक कदम आगे निकल गए और जनरल का दिल जीत लिया? बी ट्रे ने तुरंत कहा, महाराज मजाक कर रहे हैं। येन हाओ और मैं केवल एक बार मिले हैं। हम किसी भी चीज पर कैसे लड़ सकते हैं? लियू यान की आंखें चमक उठीं। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, जब मैं छोटा था तो मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। क्यों हवेली की उदारता के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे कुछ वर्षों तक रहने दिया। आपकी पत्नी और मैं भाई बहन की तरह हैं। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं एक छोटा सा शिष्टाचार पेश करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि जनरल मुझे एक बार उनसे मिलने देंगे। दाई कियाओ ने मुख्य हॉल में लियू यान से मुलाकात की। लियू यान के पास एक कुलीन और सुरुचिपूर्ण पेड़ का आचरण था और वह हमेशा विनम्र और विनम्र था। जब वह छोटा था तो वह कियाओ परिवार के घर में रहता था। जियो कियाओ और वह दोनों सहमत थे, इसलिए दाई कियाओ को भी उसके बारे में अच्छी धारणा थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने दुएन चाओ को छोड़ दिया। उन्हें अलग हुए कई साल हो गए थे। इस बार यहाँ मिलते हुए दाई क्यू ने अतीत को याद किया और भावुक हो गई। उसके और ट्यू क्यू के बारे में जानते हुए उसने बातचीत के दौरान एक बार भी ट्यू क्यू का जिक्र नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी हाल की स्थिति के बारे में बताया। अचानक उसने देखा कि लियू डियम ने एक पल के लिए हिचकिचाहट से पूछा, क्या मैं ए फार्म बहन से पूछ सकती हूँ? क्या आप जानती हैं कि मैन इन दिनों कैसा कर रहा है? दाई क्यू एक क्षण के लिए हिचकिचाया। फार्म बहन, गलतफहमी मत करो। मेरा कोई और इरादा नहीं है। चूंकि हमने कई वर्षों से उनसे कोई संपर्क नहीं किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। दाई कियाओ ने अपनी आंखें उठाईं और लियू यान की नज़र खिड़की से बाहर देखती हुई देखी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी परेशान थी। उसे अपनी युवावस्था की यादें याद आईं और अंत में वह केवल इस बात पर आहें भर सकी कि भाग्य कितना क्रूर था। कुछ देर सोचने के बाद दाई कियाओ ने जवाब दिया, मैं तुमसे यह बात छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैंने भी उसके साथ पत्र व्यवहार किया था। वह अब ठीक है और पहले से ही गर्भवती है। मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद लैंग ग्यावोंग। हालांकि 2 साल बीत चुके थे, दाई कियाओ को अभी भी लग रहा था कि लियू यान को अभी भी जियाओ कियाओ की याद आ रही थी। इसलिए उसने जानबूझकर इस बात पर जोर दिया,
ताकि उसे उसकी इतनी याद न आए। लियू यान एक पल के लिए बेसुध हो गया, फिर अचानक मुस्कुराया। छोटी बहन, खबर के लिए धन्यवाद। मैंने कियाओ परिवार और येन के मार्क्विस के बीच की पुरानी कहानी सुनी और चिंतित था कि उसका जीवन बहुत आरामदायक नहीं होगा। अब जब मुझे पता चल गया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिल में वह मेरी बहन की तरह है, हमेशा के लिए मेरी बहन। अगली बार अगर आप उसे पत्र लिखेंगे तो क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं? दाई क्यू ने कहा, कृपया बोलें, लांग्या राजा। तुमने कहा था। लियू यान ने अपनी आंखें नीची कर ली, एक पल के लिए सोचने लगा। ऐसा कहा जाता है कि आपके और येन हो के विवाह के दिन से पहले फूल और शुभकामनाएं 4 जलाई गई थी, लेकिन मुझे अभी भी पुरानी कहानी याद है, और इससे पहले कि मैं बधाई का एक शब्द कह पाता, मुझे अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई। अब चीजें बदल गई हैं, आसमान खुला है। यह खुशखबरी सुनकर मुझे बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हर शब्द और वाक्य मेरे दिल से है। 4 हुआ चुक। दुल्हन के कमरे में फूलों की रोशनी जल रही थी। शुरू में दाई क्यू अभी भी थोड़ी विचलित थी, लेकिन उस वाक्य को सुनकर उसे तसल्ली हुई। दाई क्यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, लैंग जिया वोंग, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें एक संदेश भेजूंगी। लियू यान को दाकियाओं पर तरस आया और फिर वह पीछे हट गया। लिंगबी को छोड़ते समय बीजे ने उसे विदा किया। लियू यान अपने घोड़े पर तीर की तरह सवार था। जब वह रुका तो उसका चेहरा पहले से ही उत्तर की ओर था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लियू पियान के दल को पता था कि इस बार वह बीजे को भर्ती करने आया था, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला। उसने झिझकते हुए पूछा, जू झो खतरे से भरा है, जू एन बाहर है, यांग शिन भी उस पर नजर रख रहा है। बेल्जियम ने योगदान देने से इनकार कर दिया। अगला कदम क्या है, वोंग? उनकी नजर धीरे से पीछे मुड़ी और उन्होंने जवाब दिया, मैंने सुना है कि लोयांग में 3 साल के बच्चे भी नर्सरी कविता सूरज पहाड़ में अचानक कदम दूर गा सकते हैं। हान टोन का सिंहासन हड़पना अपरिहार्य है। बस इंतजार करो और देखो, एक बार जब यह दुनिया बदल जाएगी तो मैं जवाब दूंगा और अन्य उपाय भी करूंगा। यह कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। अध्याय 132। लुओयांग। 7वां दिन, नवंबर। अग्नि बंदर का वर्ष, बैल का महीना, बकरी का दिन, महान ज्योतिष कार्यालय द्वारा शुभ दिन माना जाता है। सब कुछ सुचारू रूप से चला। 8 मुई के दिन से एक रात पहले लियन हुआ थाई में रोशनी चमक रही थी। हान टोन ने उन दरबारियों को बुलाया जो रात भर चर्चा करने के लिए उनके साथ सहयोग करने को तैयार थे। हान टोन ऊंचे मंच पर बैठे गर्व से इधर-उधर देख रहे थे। उसके आदेश के तहत अधिकारी चापलूसी कर रहे थे और आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई इतनी खुशी से मुस्कुरा रहा था कि उनके जबड़े खुले हुए थे, समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक पल बाद गार्ड कैप्टन खान काओ चुआन जल्दी से अंदर आया और हुआंग बाक के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने बताया कि युवा सम्राट ने सिंहासन त्यागने का एक आदेश लिखा था, यह स्वीकार करते हुए कि वह इस सर्वोच्च पद के लिए शर्मिंदा है। उसने प्राचीन ऋषियों के उदाहरण का अनुसरण करने और हान टोन को सिंहासन त्यागने, दुनिया को इसकी घोषणा करने और जेड सील पेश करने की कसम खाई। काओ चुआन ने रिपोर्ट करना जारी रखा कि कल एक शुभ समय पर दरबार के अधिकारी सिंहासन पर चढ़ेंगे, प्रधानमंत्री थिएनथू महल में प्रवेश करेंगे और युवा सम्राट व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को सिंहासन पर लाएंगे और त्याग पत्र पढ़ेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लोटस पैलेस में हर तरफ से जयकारे गूंज उठे।
और सभी अधिकारियों ने क्रमिक रूप से घुटने टेक दिए। हान टोन को उनके नए पद पर बधाई देने के लिए एक बधाई समारोह किया। हान टोन गर्व से भर गया और खुशी से स्वीकार कर लिया। योग्यता की प्रशंसा के बीच में उसने दूसरे बेटे ट्रुकतांग को स्थिर खड़े देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक झिझक रही थी। ट्रुकतांग हान टोन के पूर्व रणनीतिकार थे और उस समय के दौरान उन्होंने हमेशा समर्थन और साजिश रची थी। हां नाम से लेकर लोयांग शहर तक उन्हें अनुभवी माना जा सकता था। जब हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था तो वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो घुटने नहीं टेके। हान टोन दुखी महसूस कर रहे थे और उन्होंने एक सवाल पूछा। ट्रुकटैंग ने कहा, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन अभी समय नहीं आया है। यद्यपि हान राजवंश कमजोर हो गया था, लेकिन सरकार अत्याचारी नहीं थी। प्रधानमंत्री का पद पहले से ही बहुत ऊंचा था। यदि उन्हें अचानक बदल दिया जाता तो लोगों के मुंह बंद करना मुश्किल होता और लोगों का दिल जीतना मुश्किल होता। यह ठीक है, मैं सिर्फ उत्तर में वेई शाओ के बारे में चिंतित हूँ। यदि एक दिन वेई शाओ को खत्म नहीं किया गया तो भी प्रधानमंत्री को उनके बारे में चिंता जारी रखनी होगी। मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री वेई शाओ को दंडित करना चाहते हैं, लेकिन भले ही उसने परेशानी पैदा करने के लिए उसकी आलोचना करते हुए एक घोषणा जारी की हो, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हान सम्राट के नाम का उपयोग करके जागीरदारों से उसे दंडित करने के लिए कहा जाए? यदि प्रधानमंत्री लड़ने के लिए हान सम्राट और वेई शाओ का नाम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि वे खुलेआम विद्रोह की साजिश रच रहे हैं और युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वे पहले ही एक खेल हार चुके हैं। यदि प्रधानमंत्री स्वयं को सम्राट घोषित कर देते और सेना खड़ी कर लेते तो क्या वे वेई शाओ को राजा का समर्थन करने वाला की उपाधि नहीं देते और क्या वे दुनिया में खुलेआम टकराव पैदा नहीं कर देते तथा सभी पक्ष प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए एकजुट नहीं हो जाते? हान टोन खुश नहीं हुआ और बोला, आपने मेरी सारी समृद्धि नष्ट करने वाले ऐसे शब्द कैसे कहे? सद्गुण का होना तथाकथित सद्गुण का अभाव है। हान सम्राट ने स्वीकार किया कि वह अनैतिक था और सिंहासन के योग्य नहीं था, इसलिए उसने मुझे सिंहासन दे दिया। मैं इसे क्यों नहीं ले सकता? मेरे पास 5 लाख सैनिक और 10 से अधिक बहादुर सेनापति हैं, जो नदी को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे वेई शाओ जैसे बच्चे से क्यों डरना चाहिए? पिछले महीने लोयांग के पूर्वी उपनगरों में एक तुओंग थुए एक आसमान से गिरा, जिसने भविष्यवाणी की कि दुनिया को जल्द ही एक नया शासक मिलेगा, जो मेरा नाम भी है। क्या यह स्वर्ग की कृपा और अपने चाचा से बदला का संकेत नहीं है? 2-1 तुओंग थुए एक अच्छा शगुन। 2 स्वर्ग की कृपा और अपने चाचा से बदला का मतलब है कि आपको अवसर का लाभ उठाना चाहिए और जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ट्रुकटैंग ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं बकवास बोल रहा हूँ। पिछले महीने पूर्वी उपनगरों में आकाश से गिरा तथाकथित तुओंग थुए संदिग्ध लग रहा है। सुशी का मन अप्रत्याशित है। प्रधानमंत्री को एक महिला द्वारा जहर नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा पछताने में बहुत देर हो जाएगी। हान टोन अपने जीवन के आधे समय तक जिद्दी और महत्वाकांक्षी रहे, इसलिए उन्होंने उस शुभ स्वप्न की कहानी पर पूरी तरह से विश्वास किया। चूंकि वह सम्राट बनने के लिए दृढ़ था, दुर्भाग्य से कोई उपयुक्त अवसर नहीं था। जब वह हिचकिचा रहा था तो सु नगा हुआंग के सपने की कहानी सामने आई। उसके दिल में उसने सोचा, अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी होती है और उसे ऐसा सपना आता है तो आधा विश्वास आधा संदेह 70-8 में बदल जाएगा। ट्रुकतांग ने यह कहते हुए सुना। वह क्रोधित हो गया, तुम बहुत साहसी हो। आप क्या योजना बना रहे हैं?
यदि तुम इतने वर्षों से मेरे साथ न रहे होते और तुम्हारे पास कुछ गुण न होते तो मैं तुम्हें कठोर दंड देता। मैंने मन बना लिया है, अगर किसी ने और कुछ कहने की हिम्मत की तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उसके अधीन सभी मंत्रियों के चेहरे बदल गए और वे लगातार ट्रुकतांग की ओर देखते रहे, अपनी नाराजगी दिखाते रहे। ट्रुकतांग ने अपना अपराध स्वीकार किया और निराश होकर पीछे हट गया। उसे हान टोन की याद आई जब वह पहली बार लोयांग में आया था, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बहुत महत्व देता था। अब वह अहंकारी और दंभी है, चापलूसों से घिरा हुआ है। वह फुंगदी, तांग थोंग, फुंगचियू, दिनक हुआत पर भरोसा करता है, जो कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, वह युवा सम्राट को शीघ्र ही पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, बल्कि इसके बजाय उसने वेई शाओ से तब तक युद्ध किया जब तक उसकी भौहें झुलस नहीं गईं। इस तरह की स्थिति में असफलता निश्चित है। ट्रुकतांग महल में लौट आया, उसका दिल दुख से भर गया। भोर में उन्हें एक गुप्त रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि हान टोन ने टोनू की सलाह मान ली है और वह उसका सिर कलम करवाना चाहता है। इसलिए वह डर गया और उसने अपना रंग बदल लिया। सौभाग्य से लोयांग में अधिक लोग नहीं थे, इसलिए वह दक्षिणी गेट से घुस गया। मूल रूप से वेई शाओ के सामने आत्मसमर्पण करने का इरादा था, लेकिन वी शाओ द्वारा अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले क्रूर तरीकों के बारे में सोचकर झू ज़ेंग कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक पल के लिए झिझका और फिर पलटकर हान झोंग के पास भागा। हान झोंग मार्क्विस यू झेंगगोंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब से जियो कियाओ गर्भवती हुई थी तब से लेकर अब तक वह अपने चौथे महीने में थी और उसका जी मिचलाना बहुत तेज था। सबसे भयानक बात यह थी कि जब वह पानी का एक घूंट भी पीती थी तो उसे असहज महसूस होता था। सुबह से रात तक वह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। सौभाग्य से जुआन नुओंग ने उसकी देखभाल की। आधे महीने पहले दादी चुंग भी गुडोंग से टिंडो आई थी। दादी चुंग ने कहा कि जब मैडम तू को खुशखबरी मिली तो वह बेहद खुश थी। उसने जानबूझकर उसे जुआन नुओंग की सेवा करने के लिए यहाँ भेजा था, उसे आश्वस्त रहने और स्वस्थ होने के लिए कहा था। उसके साथ 2 लोगों के होने से उसका पूरे दिल से ख्याल रखते हुए वेई शाओ और भी अधिक चौकस था। उसे एक अंडे की तरह मानता था, एक फूल की तरह उसकी देखभाल करता था। हालांकि हाल ही में सैन्य मामलों में बहुत व्यस्तता बढ़ गई थी, वह अपने खाली समय में उसके साथ रहता था। इसलिए यद्यपि उसका शरीर बहुत अस्वस्थ था, टियो कियू का मूड प्रसन्न और आरामदायक था। उसने दुयेन चाओ को एक पत्र भेजा जिसमें उसने अपने पिता को अपनी गर्भावस्था की खबर बताई। सुबह दूत दुयेन चाओ से लौटा और उसे एक जवाबी पत्र भेजा। क्यों बिन बेहद खुश हुआ, उसने उसे आराम करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि क्याओ सियाई बाहर सैनिकों को प्रशिक्षित करने में व्यस्त थे और जब वह वापस लौटती हैं तो वह अच्छी खबर बताती हैं। वह अभी भी अपने पिता की ओर से रहने के दौरान अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अपनी खुद की ताकत में सुधार करती है। आर्य, लेकिन पहले की तुलना में वह बहुत अधिक थी। लोग चाहे किसी भी कारण से यहाँ आएं, मैं इसे बदल सकता हूँ। हर बार मदद मांगने के बजाय। एक वाक्य पढ़कर जिसका उल्लेख उसके पिता ने शायद गलती से किया था, टियो कियू को अधिक सहज महसूस हुआ। वह दोपहर तक सोती रही। जब वह जागी तो उसका शरीर बहुत अधिक आरामदायक था। टियो कियू पत्र का उत्तर देने के लिए खड़ी हुई। उत्तर लिखने के बाद, क्योंकि अब लगभग सर्दी आ गई थी, दिन छोटे होते जा रहे थे, मुर्गे के समय बाहर पहले से ही अंधेरा था, जुआन नुओंग ने एक दीपक लिया और कमरे में चली गई। दादी चुंग ने 2 बूढ़ी नर्सों को खाने की मेज अंदर लाने, उसे स्टाल पर सेट करने का आदेश दिया।
फिर मुस्कुराई और टियो कियो को खाने के लिए बुलाया। उसने पूछा कि वेई शाओ कहाँ है। टियो कियो ने पूछा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वह चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न रहा हो, वह हमेशा इस समय घर आता था। जब से वह गर्भवती हुई है, उसे दिन में 6 या 7 बार खाना पड़ता था और रात का खाना बहुत जल्दी खा लेना मुश्किल था। इसलिए हाल ही में वह उसके घर आने और साथ में खाना खाने का इंतजार कर रही थी। आज भी वह उसे नहीं देख पाई थी। दादी चुंग कहा, अभी अभी नाम क्वान ने किसी को यह रिपोर्ट करने के लिए भेजा था कि वह व्यस्त था, इसलिए वह देर से वापस आया। कृपया पहले खाना खा लो, नु क्वान। उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। वेई शाओ ने जानबूझकर किसी को वापस भेजकर बताया कि कोई जरूरी काम है। जियो कियाओ ने और इंतजार नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद फिर से उल्टी होने के डर से वह अपना खाना पचाने के लिए कमरे में इधर उधर घूमने लगी। फिर जुआन नुओंग ने उसे जल्दी से लेटने के लिए कहा। नुगु थियू अभी भी वापस नहीं आई थी। टियो कियो के गर्भवती होने के बाद मॉर्निंग सिकनेस के अलावा उसका शरीर भी अक्सर थका हुआ रहता था। दिन एक चक्कर में बीतते गए। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, आधी नींद में वेई शाओ का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक सो गई। जब वह जागी तो उसके कान इतने शांत थे कि उसे पता ही नहीं चला कि समय क्या हो गया है। अपनी आंखें खोले बिना जियाओ कियाओ को अपने बगल में जलते हुए शरीर का एहसास हो रहा था। वह जानती थी कि वेई शाओ बिस्तर पर था। उसे अपने गाल को सहलाते हुए देखकर जियाओ कियाओ ने आंखें सिकोड़ी और धीरे से गुनगुनाया, धीरे धीरे बिल्ली के बच्चे की तरह घूमी, उसके कंधों को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। वेई शाओ की छाती पर चेहरा नीचे करके लेट गई जैसे कि उसके पास कोई हड्डी ही न हो। उसने अभी भी अपनी आंखें पहले की तरह कसकर बंद रखीं, हकलाते हुए और पूछते हुए, पति घर कब आया? मैं अभी घर पहुंचा हूँ, उसने उसे कहते हुए सुना। टियो कियो ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, अपने हाथों पर खुद को सहारा दिया और कमरे के अंदर पानी की घड़ी पर नजर डाली। अप्रत्याशित रूप से आधी रात पहले ही हो चुकी थी। वह वेई शाओ की ओर मुड़ी, बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी तक क्यों नहीं सो रहे हो, पति? वेई शाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे गौर से देखा। टियो कियो अभी अभी झपकी से जागी थी, उसके गाल गुलाबी थे। वह मासूम थी और उसे नहीं पता था कि उस समय उसका व्यवहार कितना आकर्षक था। इसके अलावा आज रात वी शाओ को लगा कि उसका खून खौल रहा है। जेड की तरह होने के विचार को दबाने की कोशिश करते हुए उसने उसे गले लगाया और तकिए पर लिटा दिया, अपने हाथ से उसके नए खुले पेट को धीरे से ढकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या आज बच्चे ने तुम्हें बहुत परेशान किया? टियो कियो ने ऊपर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आज पूरे दिन सोई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने और वेई शाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या कुछ गड़बड़ है? आप इतनी देर से घर क्यों आए, पति? इसके अलावा उसे लगा कि जिस तरह से वह उसे देख रहा था वह सामान्य नहीं था। यार, ऐसा समय भी आ सकता है जब मैं तुम्हारे और बच्चे के साथ नहीं रह पाऊंगा। वेई शाओ ने उसे गौर से देखा और कहा। टियो कियो दंग रह गई। सहज ही वह पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसने तुरंत अपना जवाब सुधार लिया। फिर से लड़ना होगा, उसने धीरे से पूछा। हान टोन ने सिंहासन हड़प लिया और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। उसने लगभग 5 लाख सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, जो हम पर हमला करने के लिए पीली नदी के उत्तर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। जब वेई शाओ ने ऐसा कहा तो उसका स्वर अत्यंत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जियाओ कियाओ को एक जंगली जानवर की तरह उत्तेजना की चमक महसूस हो रही थी जो खून की गंध सूंघ रहा था। जियाओ कियाओ स्तब्ध थी।
वह जानती थी कि वेई शाओ और जिंग जुन के बीच निर्णायक लड़ाई होगी। बादलों और गरज के कुछ समय बाद दुनिया की स्थिति तय हो जाएगी। विजेता दुनिया की स्थिति को अपने कब्जे में ले लेगा। बांस के फटने जैसे माहौल में कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। अगर यह उसके पिछले जीवन के सपने जैसा था, वह उस लड़ाई का नतीजा भी जानती थी। लेकिन उसके पिछले जीवन के सपने से अंतर यह था कि जिंग जुन ने खुद को लुओयांग में सम्राट घोषित कर दिया और इतनी जल्दी वेई शाओ के साथ दुनिया को जब्त करने के लिए एक महान युद्ध शुरू कर दिया। उसने और भी अधिक उम्मीद नहीं की थी कि यह कुछ साल पहले अचानक हो जाएगा। जिंडू वह स्थान बन गया जहां वेई शाओ ने अस्थायी लड़ाई की तैयारी के लिए युद्ध की कमान संभाली। शहर को घेरने वाला माहौल भी अचानक तनावपूर्ण हो गया। कुछ दिनों बाद लोग आखिरकार मैंने देखा कि चारों तरफ से पूरी तरह से कवच पहने सैनिकों का समूह लगातार यहाँ आ रहा था। सेनापतियों के समूह के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे उत्सुकता से चर्चा करने लगे। एक नया युद्ध होने वाला था। लोगों का अनुमान गलत नहीं था। ली डियान, ली चोंग, झांग जियान, वेई लियांग। उन दिनों वेई शाओ की कमान के तहत युद्ध प्रशिक्षित जनरलों को यह खबर पता चल गई थी। पीछे की ओर बचाव की तैयारी करने के बाद वे एक के बाद एक यूझो और जिंगझो से शिंदू की ओर भागे। मुख्य सेना दक्षिण की ओर जाने के लिए तैयार हो गई और उनकी गोलाबारी पीली नदी के उत्तरी किनारे पर केंद्रित थी। शिंदू के चारों द्वारों से सुबह से रात तक, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी कभी-कभी तेज घोड़े बिजली की तरह सर पर दौड़ते हुए आते और जाते थे और जरूरी खबरें पहुंचाते थे। शिंदू के सामने वाले हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, रात भर, यहाँ तक कि पूरे दिन और रात में मशालें जलाई जाती थी। वेई शाओ और उनके सलाहकार, जनरल, सैन्य आपूर्ति और खाद्य अधिकारी सभी वहां जवाबी उपायों और रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस महान युद्ध के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। इसलिए हालांकि माहौल काफी तनावपूर्ण था, फिर भी सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ा। बस इतना था कि वेई शाओ असामान्य रूप से व्यस्त हो गए थे। जियो क्याओ दिन के दौरान उनसे नहीं मिल पाता था। वह अक्सर रात को बहुत देर से घर लौटता था। देर हो गई। कभी-कभी भोर में वह बस थोड़ी देर के लिए सो जाता था, फिर उसे पीली नदी के मोर्चे से कुछ समाचार मिलते थे। आधे महीने बाद, अक्टूबर के अंत में एक दिन, वेई शाओ ने आखिरकार लड़ने का एक तरीका सोचा। पीली नदी के उत्तर में लियांग में महान युद्ध मुख्यालय के पैमाने के साथ शिविर के चारों ओर एक बाड़ का निर्माण, गाओतांग और फेनक्सिन के दो क्षेत्र एक दूसरे का सामना करने में सक्षम होंगे। दक्षिण पश्चिम में 200 मील की दूरी पर हुआंगची के बाहर वे एक खाद्य गोदाम बनाएंगे, एक रक्षात्मक रेखा स्थापित करेंगे और दुश्मन का स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। पीली नदी के उत्तरी तट पर हान टोन सेना पर चुपके से हमला करेंगे और एक महान युद्ध का फैसला करेंगे। 3 दिनों के बाद उन्होंने लियांग की ओर सेना का नेतृत्व करते हुए शिंदू छोड़ने की तैयारी की। उसी दिन जियो क्याओ को मैडम जू से एक पत्र मिला। पत्र में उसने बहुत ही सरलता से केवल एक वाक्य लिखा था। उसने कहा, दादी की ओर से वह शाओर को युद्ध के लिए भेज देगी। अध्याय 133। वेई शाओ ने 4 लाख सैनिकों और घोड़ों का नेतृत्व किया। पश्चिम से पूर्व तक सीमा रक्षा रेखा कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई थी। सेनाएं करीब 1 लाख सैनिकों और घोड़ों के साथ तैनात थीं। हान राजवंश के सरदारों में फूट थी और लगातार युद्ध चल रहा था। तांग किएन नदी के उस पार उत्तर और दक्षिण 2 पक्ष थे, हान लोग और विदेशी जियोंगनू लोग। हालांकि यह पिछले 100 सालों में सबसे समृद्ध स्वर्ण युग भी था।
अब ग्रेट डैन वू यीज़ीमो बूढ़ा हो चुका था। उसके बेटे अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। अंतर्धाराएं बह रही थी। यहाँ तक कि वेई परिवार की लोहे की घुड़सवार सेना के खुरों ने शाही दरबार के घास के मैदानों को रौंद दिया था। लेकिन वेई शाओ के दिल में वह बहुत स्पष्ट था। वह समय जब उत्तरी ग्रेट डैन वू विदेशी जाति अपने पूर्वज के साथ उठी, वह भी अपने जीवन में मिले सबसे उत्कृष्ट सैन्य कमांडरों में से एक था। कई दशकों तक ग्रेट डैन वू के शासन के तहत जियोंगनू की आबादी तेजी से बढ़ी। वेई शाओ के पूर्वज के समय में 1 लाख से भी कम घुड़सवारों से आज 3 लाख तक। युद्ध के घोड़े बेहद कीमती थे। एक निश्चित पहलू में एक युद्ध का घोड़ा एक सैनिक से बहुत अधिक मूल्यवान था। दक्षिण में वेई परिवार द्वारा 10 साल तक दबाए जाने के बाद से ग्रेट डैन वू की कमान के तहत जियोंगनू ने डोंगू, वेइमाओ और सू पर कब्जा कर लिया था। शेन और पश्चिम में 10 से अधिक लूलन सरकारों ने पश्चिमी क्षेत्रों के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया और उत्तर में उन्होंने एक देश के बराबर आबादी वाले कुशे, गेकुन, लियांगली पर भी विजय प्राप्त की। हालांकि वह आज जितना ही शक्तिशाली था, वी शाओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि बूढ़ा और कमजोर जियोंगनू और महान दानवू बिल्कुल भी दुश्मन नहीं थे जिन्हें वह कम आंक सकता था। इसलिए यूझो निश्चित रूप से कोई गलती नहीं कर सकता था। उसने सेना के इस हिस्से को उत्तरी सीमा पर महान दीवार की एक शाखा की रक्षा के लिए छोड़ दिया, जो उसके पीछे उसकी यूझो नीम को भी सुनिश्चित करना था। चाहे उस समय कुछ भी हो, इसे जुटाया नहीं जाना चाहिए। कल माओ के समय ध्वज बलिदान के बाद वह 3 लाख सैनिकों का नेतृत्व करता है, साथ में मोहरा सैनिकों के एक समूह के साथ, पीली नदी के उत्तरी तट पर जिंगसन के 5 लाख सैनिकों के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए। वी शाओ अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यह एक आसान लड़ाई नहीं थी। जिंगसन रूढ़िवादी और अभिमानी था, लेकिन उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। युआन जिया को हराने के लिए पिछले साल की लड़ाई की गति इस बार उत्तर की ओर जाना निश्चित रूप से बहुत भयंकर होगा। लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा। इसके विपरीत, जब से उसने जाना कि हान टोन ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया है और उसे जीतने के लिए उत्तर की ओर सेना भेजना चाहता है, उसके शरीर में गर्म खून बहुत तेजी से दौड़ रहा था, यहाँ तक कि उत्साह से उबल रहा था। उसे लगा कि युद्ध ने उत्साह की अभूतपूर्व भावना ला दी है, कई साल पहले की बड़ी और छोटी लड़ाइयों से बिल्कुल अलग। यह पहली बार था जब सेंट्रल प्लेन्स में सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला हुआ था। बादल और हवा घूम रही थी, आसमान गरज रहा था। ढियू थुआन की उपलब्धियां अभी भी ऊंची और महान थी। 9 प्रांतों की महान स्थिति इतिहास के एक नए पृष्ठ पर मुड़ने लगी थी। योजना तैयार हो चुकी थी, बस कल सुबह झंडे की पूजा करने और रवाना होने का इंतजार था। कांग टोन डोंग, वे क्वेन का समूह अभी भी सम्मेलन कक्ष में था। वे उत्सुकता से खाद्य परिवहन की सूची, समारोह को खोलने की आज्ञा और अन्य चीजों की तुलना कर रहे थे। अन्य तुच्छ मामले, छोटी सी भी गलती न होने देना। आकाश अंधेरा होने वाला था। वेई शाओ भी लौट आया। पिछले कुछ दिनों में उसे युद्ध की तैयारी करनी थी। सेनाएं बाहर जाने वाली थीं। उसके मन में उत्साह था, लेकिन जब उसने उस छोटी महिला के बारे में सोचा जो एक बच्चे से गर्भवती थी, तो उसके दिल में दया और अनिच्छा की भावना पैदा हुई। वह ज़ाडोंग निवास में चला गया, दरवाजे के फ्रेम से टिमटिमाती मंद रोशनी को देखा और एक पल के लिए रुक गया। इस आधे महीने के दौरान, चाहे वह कितनी भी देर से लौटे, यहाँ की बत्तियां हमेशा जलती रहती थीं, उसका इंतजार करती हुई। वह तेजी से सीढ़ियों के नीचे चला गया, बूढ़ी नानी के समूह को इशारा किया जो उसका स्वागत करने वाली थी कि वे अपना मुंह बंद कर लें। सीढ़ियों से कुछ कदम ऊपर कूदा और धीरे से आधा बंद दरवाजा खोला।
उसने हल्के से पर्दे के माध्यम से कदम रखा, लेकिन वह बिस्तर पर नहीं लेटी थी, बल्कि उसकी ओर पीठ करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। मेज पर एक खुला मेलबॉक्स था। उसने अपना सिर झुकाया, ऐसा लग रहा था कि वह पत्र पढ़ रही है। उसके कदमों की आहट सुनकर उसने पत्र नीचे रखा और उसे मेकअप बॉक्स के नीचे रख दिया। वेई शाओ उसके पीछे चला गया। उसने घुटनों के बल बैठकर उसकी कमर को पीछे से गले लगाया। उसका हाथ उसके थोड़े उभरे हुए पेट पर दबा हुआ था। उसने पूछा, पत्र किसने भेजा? जियो कियाओ ने अपना चेहरा घुमाया, उसकी आंखों से आंखें मिलाई, मुस्कुराई और कहा, यह लिंगबी में मेरी बहन है। जनरल जिया ने सिर्फ एक पत्र दिया। यहाँ तक कि अगर वह आदमी को थक गया है तो वह कहे हुए है। कियाओ यह नहीं मानता कि डब्ल्यूई शाओ को इस घटना के बारे में पता नहीं है। युवा मास्टर लियू यान? उसने आश्चर्य से पूछा। उनके कान और कनपटी हल्के से छू गई। वेई शाओ का हाथ भी उसके कपड़ों के हेम में घुस गया। उसकी उंगलियां उसकी ब्रा को छू रही थी। यह सुनकर वह थोड़ा रुका, फिर उसके शरीर पर कपड़े की पतली परतों को हटाना जारी रखा। उसकी कठोर हथेली गर्भावस्था के कारण भरे हुए नरम आड़ू के जोड़े के खिलाफ दबाई। उसका जिक्र क्यों? वेई शाओ ने उन्हें धीरे से रगड़ा, अपने हाथों में उनकी कोमलता महसूस की। उसका स्वर अभी भी उदासीन था। जियो कियाओ ने अपने कपड़ों में हाथ खींच लिया। उसकी छाती से उठकर बैठ गई, घूम गई और एक दूसरे का सामना करते हुए घुटनों के बल बैठ गई। पति ने नहीं पूछा कि मेरी बहन ने पत्र में क्या लिखा है, लेकिन मैं यह कहना चाहती थी। उसकी आंखें उसके चेहरे पर गिर गईं। बहन ने कहा, लैंग जिया वोंग 3 बार बी ट्रे से मिलने आया। उम्मीद है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन शुरू से अंत तक बी ट्रे कभी सहमत नहीं हुआ। एजी ने यह भी कहा कि बी ट्रे को पता था कि यांग शिन मार्क्विस यान के दिल से पीछे हट गई है, गलतफहमी दूर हो गई है। वह अब और परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था। मुझे पता है कि बी ट्रे किस तरह की इंसान है। वह जानती है कि अपने वादे कैसे निभाने हैं। उसके साथ ऐसा होने पर क्या मेरे पति को सहजता महसूस होगी? जियो कियाओ ने बिना कुछ छिपाए सीधे बात की। वेई शाओ ने उसकी आंखों में गौर से देखा। मुझे लियू यान पसंद नहीं है। एक पल बाद उसने अचानक ऐसा कहा। इसका जियो कियाओ ने जो कुछ कहा था उससे कोई लेना देना नहीं था। यार, वह तुम्हारा पिछला मंगेतर है। मुझे पता है कि तुम और वह एक समय में सामंजस्य में थे। अब वह इस तरह से कार्य कर रहा है, इसका अर्थ यह भी है कि वह विश्व के लिए लड़ना चाहता है। अगर वह भविष्य में मेरे हाथों में गिरता है तो मैं निश्चित रूप से दया दिखाता हूँ। उस व्यक्ति द्वारा बेड अचानक फिर से प्रकट हुआ। मैं शाओ आगे झुक गया। उसका हाथ उस सफेद रेशम पत्र के लिए पहुंच गया जिसे उसने अपने मेकअप बॉक्स के नीचे भर दिया था। मेरा दिल थोड़ा चौंक गया था यह देखकर कि उसके हाथ ने पत्र को छुआ था। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया और उसे उसके हाथ पर रख दिया। वेई शाओ ने अपनी आंखें उठाईं और उसे गौर से देखा। जियो कियाओ चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पत्र में दा कियाओ ने लियू यान का उल्लेख किया और जियो कियाओ की अंतर्ज्ञान नहीं चाहता था कि वेई शाओ इसे देखे। हालांकि एक महान युद्ध होने वाला था और वह वेई शाओ को अनावश्यक संदेह का कारण नहीं बनाना चाहती थी। अगर उसने उसे रोका तो उसे डर था कि यह उल्टा होगा। उसने अपना हाथ छोड़ दिया और जारी रखा, यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। वेई शाओ और उसने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। सफेद रेशम को पकड़े हुए उंगलियां धीरे धीरे ढीली हो गईं और वह फिर से सीधा बैठ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। उसकी आवाज आज्ञा से भरी थी।
जियो कियाओ ने चुपके से आह भरी। एजी ने एक भाग का उल्लेख किया। उसने कहा कि वह अतीत को भूल गया है और उसकी खुशी की कामना करता है। क्या यह अच्छा नहीं है? उसने इत्मीनान से जारी रखा। वी शाओ की अभिव्यक्ति जम गई थी और थोड़ी देर बाद उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छा। बोलने के बाद उसने अपनी बाहें फैला दीं। जियो कियाओ उसके गले लग गई। वी शाओ ने अपना सिर नीचे किया और जियो कियाओ के नरम, सुगंधित होठों को चूमा और अचानक पीली नदी के दक्षिण में फैली अफवाहों को याद किया कि हान शुन जोर से उसे जिंदा पकड़ना चाहता है और जियो कियाओ को लोटस फ्लावर पैलेस में ले जाना चाहता है। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था, लड़ाई से पहले उसके मनोविज्ञान पर हमला करना चाहता था, उसके दिल को परेशान करने का इरादा रखता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी अस्पष्ट रूप से क्रोधित था। उसने खुद को उसके होठों से उलझा लिया और मजबूत होता गया। अध्याय 134। हालांकि अभी सर्दी की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन शिंदू में मौसम युयांग शहर जितना ठंडा नहीं था। हालांकि शियाओ कियाओ की देखभाल करने के लिए शिन पैलेस में रहने वाले शियायांग ने अभी भी जमीन के नीचे केंचुए जलाए। पूरा कमरा वसंत की तरह गर्म था। वेई शाओ का तापमान भी तेजी से बढ़ा। जब से जियो कियाओ को गर्भवती होने का पता चला, उन 2 या 3 महीनों में वेई शाओ हमेशा उसके साथ सोता था। जुआन नियांग को डर था कि नान जून समझ नहीं पाएगी, इसलिए उसने चुपचाप जियो कियाओ से कहा कि उन्हें सेक्स नहीं करना चाहिए। बाद में दादी झोंग यहाँ आईं। उन्हें यह भी चिंता थी कि हर रात एक ही बिस्तर पर सोने वाले युवा जोड़े को खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। वेई शाओ के सामने ही उन्हें चतुराई से अपने इरादे व्यक्त करने का अवसर मिला। वास्तव में दादी झोंग को उसे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। वेई शाओ पहले से ही बेहद सावधान थे। जब से जियो कियाओ गर्भवती हुई, क्योंकि वह पूरे दिन हमेशा थकी रहती थी, उसकी नज़र में जियो कियाओ एक कांच के फूलदान की तरह थी जो छूने पर टूट जाएगी। उसके साथ अंतरंग होने की तो बात ही छोड़िए। रात में वह ज्यादा ठीक से सोता था, सिर्फ इस बात की चिंता में कि अगर उसने अपने पैर क्रॉस किए तो वह उसके पेट पर दबाव डालेगा। लेकिन उसने इतने लंबे समय तक सहन किया था। उसे न देखना ठीक था, लेकिन पूरे दिन वह इतनी खूबसूरत महिला की ओर मुड़ा रहा और वह उसकी थी। वह सिर्फ सहन कर सकता था और हिल नहीं सकता था। यह भी एक तरह की यातना थी। कल सुबह जाने के बारे में सोचते हुए वह अचानक इसे और सहन नहीं कर सका। उसने जियाओ कियाओ को हवा में उठा लिया और उसे बिस्तर पर गले लगा लिया। वह उसकी छाती पर लेट गया, बेरहमी से उसे गले लगाया और चुमा। दोनों हाथ खाली नहीं थे, उसकी कमीज का किनारा खींच रहे थे। जियाओ कियाओ की कमीज आधी खुली हुई थी। उसके सुंदर सफेद कंधे कमीज के नीचे 2 लंबे सफेद आड़ू ढके हुए थे, वर्णन से परे सुंदर, चमकदार ढंग से चमक रहे थे। वेई शाओ ने स्वादिष्ट भोजन को देखा जो व्यंजनों की तरह रंगीन और सुगंधित था। उसने धीरे धीरे उन्हें सहलाया। उसके हाथों ने धीरे धीरे ताकत बढ़ाई, फिर अपना सिर नीचे किया और अपना पूरा चेहरा नीचे दबाया। एक पल बाद उसकी पीठ पर पहले से ही गर्म पसीने की एक परत थी। घबराकर उसने उसका शरीर छोड़ दिया, तकिए पर चेहरा ऊपर करके गिर गया। वेई शाओ ने जोर से सांस ली, जैसे कि उसका दम घुटने वाला था। उसने बुदबुदाया, यह कमरा बहुत गर्म है। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। असहज। मैं नहाने जा रहा हूँ। उसने जियाओ कियाओ के चारों ओर कंबल लपेटा और पलटा, बिस्तर से बाहर निकला और बाथरूम में भाग गया। कमरे में बहते पानी की आवाज गूंज रही थी।
वेई शाओ ने वहां बहुत देर तक इंतजार किया। इससे पहले कि वह अपने शरीर में जलती हुई गर्मी को दबा पाता, उसने आह भरी एक ही सांस में फिर बेतरतीब ढंग से कपड़े पहने और बाहर निकल गया। देखा कि ट्यू क्यू अभी भी उसी तरह कंबल में मुंह के बल लेटा हुआ था। केवल एक छोटा सा चेहरा दिखाई दे रहा था, गुलाबी गाल लाल। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि वह सो गई हो। उसने अपनी सांस रोक ली और फिर से बिस्तर पर रेंगते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके मुलायम चिकने शरीर को ढकने वाला रेशमी नाइटगाउन ज्यादा कुछ नहीं ढक पा रहा था। वह बिना हिले डुले उसके सीने से लिपट गई। यार यार! उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जिस गर्मी को वह दबाने की कोशिश कर रहा था वह फिर से भड़क उठी। उसकी हल्की सी कांपती पलकों को देखकर उसे सांस लेना और भी मुश्किल लगने लगा। अचानक नीचे से एक छोटा मुलायम हाथ बाहर आया, जो उसके दृढ़ और चिकने पेट की मांसपेशियों को धीरे से रगड़ रहा था। मैन! वेई शाओ हिलना चाहता था लेकिन इधर उधर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी आवाज कांप रही थी। ज्यू क्याओ का छोटा हाथ उसे सहलाता रहा, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता रहा। उसके नरम सुगंधित होंठ उसके नंगे सीने से चिपके हुए थे। उसकी सुगंधित जीभ चाट रही थी और चूम रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने एक निप्पल को अपने मुंह में लिया। उसके दांत उसे धीरे से काट रहे थे। वेई शाओ के पूरे शरीर के छिद्र शिथिल हो गए। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वह गुनगुनाए बिना नहीं रह सका। किसी को अपनी बात सुनने मत देना, किसी को अपनी बात सुनने मत देना। साथ ही तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, झांकना मत। अगर तुमने झांकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। ट्यू क्यू की शर्मीली आवाज उसके कानों के पास गूंजी। ngू थियू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा मुड़ गया। उसे यह सब सहना पड़ा और वह खुलकर रोने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंत में इसे और अधिक सहन न कर पाने के कारण उसके गले से कई तरह की कर्कश ध्वनियां निकलीं, मानो वह संतुष्ट हो गया हो। जैसे कि सर्दियों के बीच में धूप सेंकते हुए अपनी मालकिन द्वारा दुलारी जा रही बिल्ली। 5 बजे शिन पैलेस के अंदर और बाहर जगमगाहट थी। ली डियान और वेई लियांग चमचमाते कवच में गार्डों के एक समूह के साथ घोड़े पर सवार होकर शिन पैलेस की ओर सरपट दौड़े, शहर से बाहर उसका स्वागत करने की तैयारी में। जियाओ कियाओ ने वेई शाओ का कवच पहना और अंत में उसकी कमर पर ड्रैगन स्केल बकल लगाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी ने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि मुझे तुम्हें उसकी ओर से युद्ध में भेजना चाहिए। मेरी पत्नी और हमारे बच्चे आपकी विजयी वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। वेई शाओ ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। कल रणनीतिकार ने मुझे याद दिलाया था। उन्होंने इस बारे में सोचा और आगे कहा, हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि कहीं हान टोन अचानक हमला करके दुयन चाओ में परेशानी न पैदा कर दे। सोचने के बाद मैंने डोंग टिन को आदेश की प्रतीक्षा करने दिया। यदि रणनीतिकार का अनुमान सही हो तो वह मदद के लिए सेना भेजेगा। ट्यू क्यू ने कहा, पति हर चीज पर ध्यान से विचार करता है। मैन धन्यवाद। मैं जानता हूं कि यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको डोंग टिन का उपयोग करने की आवश्यकता है तो बस उसे बुलाएं। आज मैं दुयन चाओ को एक पत्र भेजूंगी जिसमें पिताजी को जल्दी तैयार होने की याद दिलाऊंगी। यदि मैं सचमुच अपना बचाव नहीं कर सकती तो मैं अपने पति से मदद मांगूंगी। वेई शाओ ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा और धीरे से अपनी ठुड्डी को सहलाया। मार्क्विस, जनरल लेई ने संदेश भेजा है। जनरल शिन पैलेस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। कृपया मार्क्विस को झंडा फहराने और सैनिकों की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करें।
दरवाजे के बाहर दादी चुंग की आवाज गूंजी। पति को जाना चाहिए, जियो कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वेई शाओ घूमकर बाहर चला गया। अचानक उसने चलना बंद कर दिया, उसके पास लौटा, अपनी बाहें खोली और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी मजबूत बाहें कठोर कवच को भेदती हुई इंच दर इंच उसकी हड्डियों में घुसती चली गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे जाने देने से पहले उसके माथे को चूमा। अपने कदम जल्दी से खोले। पूर्व में आसमान में रोशनी हो रही थी। जियो कियाओ दादी झोंग और जुआन नियांग के साथ चली गई। दांताई की चोटी पर खड़ी होकर दक्षिणी शहर, पहाड़ों, नदियों और खेतों को देख रही थी। झंडे लहरा रहे थे। वेई शाओ की सेना धीरे धीरे दक्षिण की ओर चल पड़ी। ताइयान के दूसरे वर्ष, सर्दियों के अंत में, हान टोन की सेना लोयांग से निकली, हुलाओ दर्रे से गुजरी और हुलाओ दर्रे के बाहर पीली नदी के दक्षिणी तट पर रुकी। दोनों पक्षों को एक नदी अलग करती थी, लगभग आधे महीने का अंतर। हान टोन अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अपने बेटे हान दुई और दिनह खुआत को हु लाओ फेरी पर भेजा, ताकि नदी के उस पार एक नाव पुल बनाया जा सके, जिसका उद्देश्य सीधे वेई शाओ के ले डोंग बेस पर हमला करना था। नाव पुल, नदी के उस पार एक सपाट सतह पर तैरती हुई नावें पुल की तरह इकट्ठी हो जाती हैं। वेई शाओ ने डैन फू और लोई वियम को भेजा, 10,000 सैनिकों और घोड़ों को लेकर दूसरी तरफ की पहाड़ियों और पहाड़ों को झंडों से ढक दिया। बेतरतीब ढंग से तीर चलाए, लोगों को नदी पार करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जब हान टोन की मुख्य सेना आधे से ज्यादा पार कर गई, तो उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी और पीछे हट गए, जिससे दुश्मन घात में आ गया। आसमान को हिला देने वाले ढोल की थाप के बाद ली डियन, ट्रोंग कीम, ली सुंग और वेई लुओंग ने घात लगाने वाले सैनिकों को 4 दिशाओं में हमला करने के लिए प्रेरित किया। दिनह खुआत और हान दुई समय पर तैयार नहीं थे और उनके आदेश उचित नहीं थे। वे भयंकर हमले का विरोध नहीं कर सके और अपने सैनिकों को वापस लेने के इरादे से अपनी नावों में वापस चले गए। अप्रत्याशित रूप से होलाओ के उत्तरी तट पर वेई थियो के तीरंदाजों ने दर्जनों नावों पर घात लगाकर हमला किया, जिन्होंने अपने अग्नि बाणों के चारों ओर पुआल लपेटा और उन्हें जलाकर राख कर दिया। घने धुएं और अंधा कर देने वाली आग में पुल की नाव नष्ट हो गई। बचने का कोई रास्ता नहीं बचा और पीछे से पीछा करने वाले फिर से आगे बढ़े। एक भयंकर युद्ध के बाद हान टोन के सैनिक या तो मारे गए या पकड़े गए, कुछ पानी में गिर गए, अनगिनत। हान दुई को एक भटके हुए तीर से मारा गया। दीनह खुआत ने बहादुरी से घेराबंदी से बचकर भाग लिया, शेष सैनिकों का नेतृत्व किया और लगभग 100 मील तक पश्चिम की ओर भागे। अंत में उन्हें एक नाव मिली। उन्होंने एक नाव चुराई और नदी पार की। पूरी सेना हार गई और बिखर गई और घर लौट आई। होलाओ में पहली लड़ाई में हान टोन ने लगभग 10,000 सैनिकों को खो दिया। पहली हार में उसने अपने बेटे को भी खो दिया। खबर सुनने के बाद उसने अपनी छाती पीट ली और अपने पैर पटकने लगा। इतना दर्द हुआ कि वह जीना नहीं चाहता था, बदला लेने की कसम खा रहा था। आधे महीने बाद हान टोन ने दूसरी बार पुल का निर्माण किया। इस बार पिछली बार से सबक सीखते हुए उन्होंने पुल की रखवाली के लिए किसी को पीछे छोड़ दिया। तूने एक बार फिर सेना का नेतृत्व करते हुए नदी पार की। इस बार वेई शाओ ने भी सेना का नेतृत्व करते हुए पीली नदी के उत्तर में घास के मैदानों में हान टोन से लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों ने अपने मुख्य बलों को लाया, कुल मिलाकर कई 100 लोगों को। इंगसुन की सेना अराजकता में थी। लेस को पराजित किया गया था और जिंगन को अपनी जीवन शक्ति और मनोबल खोने के लिए घायल हो गया था। सैनिकों ने वहीं पर टेंट लगा दिए। नदी के किनारे वेई शाओ के सामने
एक अस्थायी गतिरोध बनाए रखते हुए। उस दिन दूसरी तरफ देखते हुए, उत्तरी शिविर की ओर देखते हुए, वह आक्रोश से आहें भर रहा था जब सीजी जांग चांग ने एक योजना पेश की। अब जब महामहिम दुनिया के नेता हैं, तो केंद्रीय मैदानों में जागीरदारों के बीच गो क्वान और यांग शिन के अलावा बाकी पूरी तरह से आज्ञाकारी हैं। दोनों गो यांग ने वी शाओ के आदेशों का पालन किया और विद्रोह की योजना बनाई। वे उसे कैसे आराम से रहने दे सकते थे? जब तक महामहिम उत्तरी स्थिति को शांत नहीं कर देते, तब तक उन दोनों को पकड़ने और उन्हें मारने में बहुत देर नहीं होगी। मुझे डर है कि युआन जिया के अपने ही गुप्त उद्देश्य हैं और महाराज उसका उपयोग नहीं कर सकते। जहां तक अन्य जागीरदारों की बात है, हान झोंग यू झेंग गोंग आपके महामहिम के पुराने मित्र थे। जब आपके महामहिम ने खुद को सम्राट घोषित किया, तो उन्होंने भी उन्हें बधाई देने के लिए एक स्मारक भेजा। आपके महामहिम ने एक आदेश क्यों नहीं जारी किया, जिसमें उन्हें तुरंत सेना लेकर यहाँ आने का आदेश दिया गया? एक तो प्रतिष्ठा बढ़ाना है, दूसरा वेई शाओ को धमकाना है। हान टॉन बहुत खुश हुआ और उसने शाही आदेश सुनाने के लिए तांग थोंग को तुरंत हान ट्रुंग के पास भेजा। हान ट्रुंग नाहक चिनकांग ने आदेश प्राप्त किया और सम्मानपूर्वक तांग थोंग को सबसे पहले सराय में आमंत्रित किया। वह आंतरिक महल में लौट आया और रणनीतिकार झांग यान और लुओ जियान को एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया। उसका चेहरा बदल गया और उसने शाही फरमान को जमीन पर फेंक दिया। गुस्से में कहा, जिंग जुन ने शी जियाओलिंग में युवा सम्राट को लुओयांग में पकड़ लिया और यहाँ तक कि खुद को सम्राट घोषित करने का साहस किया। अब वह वेई शाओ के साथ 2 लड़ाई हार चुका है और पीली नदी भी पार नहीं कर सकता है, और फिर भी वह मुझे अपनी सहायता के लिए बुलाने की हिम्मत करता है। 2 से निवास वैज्ञानिक झांग यान ने कहा, जिंग जुन पीली नदी के दक्षिण में तैनात है, लुओयांग अभी निर्जन होना चाहिए। मैं अपने स्वामी को सलाह देता हूँ कि वे सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठाकर लुओयांग पर कब्जा करने के लिए सेना भेजें। लुओयांग और युवा सम्राट को प्राप्त करने के बाद मैं युवा सम्राट के नाम का उपयोग करके दुनिया के सभी जागीरदारों को हान टोन को नष्ट करने के लिए बुला सकता हूँ। उस समय वेई शाओ आगे और स्वामी पीछे होंगे और दोनों पक्ष एक साथ हमला करेंगे, तो हान टोन निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। एक बार हान टोन चला गया तो राजा को बचाने में स्वामी को बहुत पुण्य प्राप्त होगा। दुनिया में कौन स्वामी के मानकों की पूजा करने की हिम्मत नहीं करेगा? लाहियन ने भी सहमति जताई। नाहक चीन कांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर दरवाजे के बाहर किसी को कहते सुना, नहीं। ऊपर देखा तो पता चला कि यह ट्रुक तांग था, जो पिछले महीने हान टोन के घर से मदद मांगने आया था। वह दुखी था, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम क्या सोचते हो? ट्रुक तांग ने अंदर आकर कहा, मुझे यहाँ रखने में हान ट्रुक मार्क्विस की मदद के लिए धन्यवाद। दूसरों का वेतन खाना, निश्चित रूप से दूसरों के लिए काम करना। मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं कई वर्षों से हान टोन का अनुसरण कर रहा हूँ और इस व्यक्ति को अच्छी तरह समझता हूँ। वह रूढ़िवादी है, अज्ञानी लोगों का उपयोग करता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है लेकिन अनिर्णायक है और बहुत अधिक सपने देखता है। इससे पहले लियांगझो के कमांड में जियांग पिंग, फेंग झाओ का इस्तेमाल किया जा सकता था। वह बहादुर था और लड़ाई में अच्छा था। अब जब फेंग झाओ ने लियांगझो खो दिया है और जियांग पिंग भी चले गए हैं, तो उनके कमांड में कुछ ही वफादार योद्धा हैं, जिससे महान चीजें हासिल करना मुश्किल हो गया है। इसके विपरीत वेई शाओ युवा था, लेकिन प्रतिभाशाली था। उसकी आत्मा उग्र थी, वह मजबूत था और उसका विरोध करना कठिन था, और उसके अधीन कई प्रतिभाशाली सैनिक थे। हान ट्रुंग हो की महान योजना में यह सबसे मजबूत दुश्मन है। यदि हम वेई शाओ को अब हान टोन को नष्ट करने देते हैं, तो
तो वेई शाओ निश्चित रूप से गति का पालन करेगा और दक्षिण की ओर जाएगा, जैसे बांस काटना, लाल ड्रैगन को खाना। 3. दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। हालांकि मार्क्विस हान झोंग ने लुओयांग पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह दीर्घकालिक योजना नहीं थी। 3. लाल बालों वाली आत्मा, जिसका अर्थ है महान आत्मा। यू झेंगगोंग की अभिमानी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। झू जेंग को रुकते देख उसने जल्दी से दूसरे व्यक्ति से बोलना जारी रखने का आग्रह किया। झू जेंग ने समझाया, मेरे दृष्टिकोण से मार्क्विस हान झोंग को आदेश के अनुसार सेना भेजनी चाहिए, साथ ही हान जुन को वी शाओ को दंडित करना चाहिए। मार्क्विस हान ट्रुंग और हान टॉन की सैन्य शक्ति के साथ पहले वेई थिएओ को नष्ट करें, फिर केवल हान टॉन ही बचेगा, एक व्यक्ति जिसने सत्ता हड़पी और सिंहासन हड़प लिया। मार्क्विस हान ट्रुंग की प्रतिभा के साथ डरने की क्या बात है। नाहक चीन कांग बहुत खुश हुए, खड़े हुए और हाथ जोड़कर कहा, आप सरदार को पाना एक खजाने के समान है। मैं पहले ही देर से आ गया था, सर, कृपया मुझे दोष न दें, उन्होंने एक सम्मानित अतिथि की तरह जवाब दिया। अध्याय 135। लुओयांग में पश्चिमी जियाओलिंग को वू यान पैलेस कहा जाता है। यह अतीत में एक शाही उद्यान था, लेकिन अब यह लंबे समय से गिरावट में है। महल में घास फूस उगाए थे और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। बेचारे हान सम्राट लियू टोंग को 7 साल की उम्र में कठपुतली की तरह सिंहासन पर बिठाया गया था और अब तक उन्हें एक दिन भी चैन नहीं मिला है। इससे पहले उन्हें हान टोन के अपमानजनक दबाव को सहना पड़ा था और वे हमेशा डर में रहते थे। अब उसे मजबूरन पद त्यागना पड़ा और इस ठंडे महल में रहने के लिए जाना पड़ा। वह जानता था कि हान टोन अपनी प्रतिष्ठा को दुनिया के सामने रखने के लिए ही अपनी जान बचा रहा था। जल्दी या बाद में वह उसे मारने के लिए हत्यारे भेजेगा। उसके आस-पास के निकट दृष्टि वाले लोग भी दिन भर डरे हुए थे। हर जगह काले बादल छाए हुए थे। वह अभी-अभी यहाँ आया था और बीमार पड़ गया था। वह डॉक्टर से दवा कैसे लिखवा सकता था? अंत में उसे खुद की रक्षा करनी पड़ी। पलक झपकते ही कड़ाके की ठंड के बीच लियू टोंग को कई महीनों के लिए यहाँ कैद कर लिया गया। वह बीमारी से पीड़ित होकर तब तक पीड़ित रहा जब तक कि वह कमजोर और दुर्बल नहीं हो गया और उसे बाहर की खबरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस दिन जब सोंग किंग आंसू बहा रहा था, महल के बाहर अचानक जोरदार चीखें और चिल्लाहटें आने लगीं, जिसमें तलवारों की टकराने की आवाज भी शामिल थी। उसने सोचा कि हान टोन ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा है और वह डर से कांप रहा था। सोंग किंग उसे उठाकर उसके पीछे बगीचे की ओर भागा। इससे पहले कि वह कुछ कदम बच पाता, उसने पीछे से पीछा करने की आवाज सुनी। वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और तलवार के मारे जाने का इंतजार करने लगे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक चीख सुनी, महाराज, डरो मत, हमें आपकी महिमा को बचाने के लिए भेजा गया था। लियू टोंग ने अपनी आंखें खोलीं और उन लोगों को पहचाना जो वामपंथी मार्क्विस वांग बा और मुख्य न्यायाधीश डोंग चेंग के रूप में आए थे। पिछले साल हान टोन द्वारा सिंहासन पर कब्जा करने के बाद बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। वोंग बा क्रोधित तो थे, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे केवल अपना सिर झुकाकर अन्य लोगों के साथ श्रद्धांजलि दे सके। बाद में उसे पता चला कि अपच सम्राट को वू यान पैलेस में कैद किया जा रहा है। उसके साथ केवल 3 निकट दृष्टि वाले नौकर हैं। उसे नाश्ते और रात के खाने की चिंता करनी पड़ी और वह और भी अधिक नाराज महसूस करने लगा। उसके और ग्रैंड चांसलर डोंग चेंग के बीच पहले से ही अच्छे संबंध थे। कुछ दिन पहले दोनों ने गुप्त रूप से मुलाकात की।
डोंग थान ने उन्हें खबर दी कि हान टोन अपच सम्राट को मारने वाला था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने वोंग बा से अपच सम्राट को बचाने और हान राजवंश के अंतिम प्रकाश की रक्षा करने की विनती की। वांग बा ने मन बना लिया और सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से तितर बितर कर दिया। आज उसने दर्जनों वफादार अंगरक्षकों का नेतृत्व करते हुए ठंडे महल पर धावा बोला, पहरे पर तैनात सभी पहरेदारों को मार डाला और उसे बचाने के लिए यहाँ आया। वांग बा और डोंग चेंग ने घुटने टेके और प्रणाम किया। बूढ़े चोर हान टोन, तुम स्वर्ग के खिलाफ गए हो। लोग और देवता दोनों नाराज हैं। यह जानते हुए कि बूढ़ा चोर महाराज को मारना चाहता था, मैंने महाराज को जेल से बचाने के लिए यहाँ आने का अवसर लिया। सबसे पहले मैं शाही परिवार से मदद मांगूंगा और दुनिया के सभी जागीरदारों से राजा की मदद करने और हमारे हान राजवंश के पहाड़ों और नदियों की रक्षा करने का आह्वान करते हुए एक घोषणा पत्र जारी करूंगा। लियू टोंग सिर्फ 10 साल का लड़का था। अब उसके अंग जेली की तरह हो गए थे। वह खुद से चल भी नहीं सकता था। अकेले अपना मन बनाना तो दूर की बात थी। उसे वांग बा ने ठंडे महल से बाहर निकाला। महल के पहरेदारों की दर्जनों लाशों को देखकर जो उसे जमीन पर पड़े हुए देख रहे थे, खून की गंध तीखी थी। वह जानता था कि वांग बा डोंग चेंग हान राजवंश का एक वफादार मंत्री था। वे उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए उसे कुछ हद तक शांति महसूस हुई। इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, लुओयांग से पीछा करने वाले आ पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से बचाव की खबर लीक हो गई और उत्तरी महल के अंगरक्षक जू जियान ने 200 पीछा करने वालों को यहाँ पीछा करने के लिए ले लिया। वांग बा डोंग चेंग ने लियू टोंग की रक्षा की और पश्चिम की ओर भाग गए। लगभग 1 दर्जन मील के बाद पीछे के पीछा करने वाले आ गए। हालांकि वोंग बा और उनके अंगरक्षकों ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही लोग भीड़ का विरोध कर सके और अंततः जमीन पर गिर गए। स्थिति से बच पाना मुश्किल था। जू जियान ने अपनी तलवार लहराई, जानलेवा इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन वांग बा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने लियू टोंग को, जो बुरी तरह रो रहा था, अपने पीछे धकेल दिया ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। जू जियान पर एक शिकारी कुत्ते की तरह चिल्लाया, अभी भी चुपचाप रो रहा था। हमारे हान राजवंश का 400 साल का इतिहास उस बूढ़े चोर के हाथों खो गया। आज भले ही मैं अपनी जान गंवा दूं, मैं कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। जब वांग बा चिल्लाया तो डोंग चेंग ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, जैसे कि जू जियान ने इतना नहीं सोचा था। बिना झंडे बस दिखाई दिए सामने वाला व्यक्ति केवल 24-25 साल का था। उसके सिर पर लाल लोहे के हेलमेट पहने हुए, उसकी पीठ पर 8 खौफ वाले कवच का एक सेट, एक अच्छा घोड़ा था। उसका चेहरा एक जेड अधिकारी की तरह था। उसके बाद वह व्यक्ति की सवारी कर रहा था। मैं भाग गया। इसके अलावा इस व्यक्ति को न पहचान पाना भी संदिग्ध बनाता है। जब युवा जनरल पास आया तो उसने जमीन पर लेटे लियू टोंग को प्रणाम किया और कहा, आपका नौकर लैंग ग्या लियू यान आपको बचाने में देर कर गया। महाराज को चिंता में डालते हुए, यह अपराध 1000 मौतों का हकदार है। वोंग बा को उम्मीद नहीं थी कि लैंग ग्या के राजा लियू यान उसे खतरे के बीच में बचा पाएंगे, जैसे कोई स्वर्ग से उतरा कोई देवदूत। वह जल्दी से आगे बढ़कर उसे सम्मान देने लगा। लियू यान ने कहा, ता दो हाउ हान राजवंश के एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं। हालांकि मैं लैंग ग्या में रहता हूँ, लेकिन मैंने उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। ऐसा मत करो। मैं बस एक लापरवाह व्यक्ति हूँ जो बिना किसी काम के जीता है। मैंने सुना है कि हान टोन स्वर्ग के खिलाफ काम कर रहा है और लोग शिकायत कर रहे हैं। मुझे पता है कि महाराज ठंडे महल में कैद हैं और मैं बहुत क्रोधित हूँ। हान परिवार के वंशज के रूप में मैं यह कैसे दिखावा कर सकता हूँ कि मैंने यह नहीं देखा? मैं आपको बचाने के लिए यहाँ आया हूँ।
यहाँ सभी से मिलना वाकई एक आशीर्वाद है। वोंगबा बहुत खुश हुआ। दूसरी ओर डोंग थान भी लुडियम के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए खड़ा हो गया। कई लोगों ने जल्दी जल्दी चर्चा की। लियू यान ने सोच समझकर कहा, उस बूढ़े चोर ने लोयांग की रक्षा के लिए सेना छोड़ दी है। यह जानते हुए कि महाराज भाग रहे हैं, वे निश्चित रूप से तुरंत उनका पीछा करेंगे। यह स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों न आप जल्दी से मेरे पीछे आएं। पहले लांगया में अस्थायी रूप से रुके और फिर आगे की चर्चा करें। वोंगबा और डोंग थान तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने लू थोंग का समर्थन किया और पूरा समूह तेजी से पूर्व की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते में उसने पीछा करने वालों से बचने के लिए अपना भेष बदला, हवा और बारिश का सामना किया, जगह बदली और अनगिनत कठिनाइयों को झेला। लियू टोंग लंबे समय से बीमार था और उस डर के बाद उसकी बीमारी और भी गंभीर हो गई। उस दिन वह आखिरकार यांगडू पहुंच गया, जो लैंग्या से कुछ ही दिनों की यात्रा पर था। जैसे ही उजाला हुआ, लियू यान, वांगबा और डोंगचेंग कमरे के बाहर खड़े होकर लियू टोंग के जागने और प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि युवा सम्राट ने सांस लेना बंद कर दिया था और बिना किसी को पता चले मर गया। हर कोई घबरा गया, एक दूसरे को देखने लगा और रोने लगा। यांग डू लियांग जी और उनके पूर्वज सभी हान राजवंश के वफादार मंत्री थे। खबर सुनने के बाद वह भी शोक मनाने के लिए दौड़ पड़े। शोक समाप्त करने के बाद सभी ने एक साथ चर्चा की और सर्वसम्मति से लियू यान को सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया। सबसे पहले लियू यान ने मना कर दिया और स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह खुद को अनैतिक मानता था और सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। वांगबा, डोंगचेंग और लियांग जी ने जल्दी से घुटने टेक दिए और दर्द से भीख मांगी। लियू यान के पास अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद लैंग्या को अस्थायी रूप से दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा की, एक प्रांतीय मंच बनाया और दुनिया को घोषणा करने के लिए एक फरमान जारी किया। खबर फैल गई और माओपिंग, डोंगलाई और जियामी के गवर्नर जल्दी से शामिल होने के लिए आए। लुओयांग में अदालत ने उस समय का भी फायदा उठाया जब हान टोन अपने सैनिकों के साथ वापस नहीं लौटा था। राइट ग्रैंड हिस्टोरियन डू यू, ग्रैंड मास्टर 1, डेंग जून और 20 अन्य, एक के बाद एक, लांग्या में शरण मांगी। लियू यान को खुद को सम्राट घोषित करने के लिए समर्थन दिया। 1. ग्रैंड मास्टर, प्राचीन समय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी, खान अधिकारी से नीचे, सी अधिकारी से ऊपर। लांग्या ने एक छोटा सा दरबार स्थापित किया, जिसे दुनिया ने वैध हान राजवंश माना, जबकि लुओयांग विद्रोही राजधानी बन गया। उस दिन मैं हान टोन की विजय पर चर्चा करने के लिए लियू यान से मिला। वांगबा और डू यू के समूह का मानना था कि जब हान टोन वेई शाओ के साथ युद्ध में था तो उन्हें लोयांग पर कब्जा करने के लिए जल्दी से सेना भेजने की जरूरत थी। उन्हें जाने देने के बाद उसने डोंगचेंग को पीछे रखा और फिर पूछा, क्या आपके पास कोई विचार है? 2. खान, राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। 2 साल पहले डोंगचेंग गुप्त रूप से लियू यान का शहीद बन गया था। उसने कहा, वांगबा और डू यू केवल अपने मुंह से अच्छे हैं। अब विभिन्न स्थानों से राज्यपाल महामहिम से जुड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति अभी भी अधिक नहीं है और वे बड़े कार्य नहीं कर सकते। महामहिम के पास सैन्य बल भी सीमित है। भले ही लुओयांग पर कब्जा कर लिया गया हो, अगर हान टोन पीछे हटता है तो हम कैसे विरोध कर सकते हैं? महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। लियू यान एक क्षण के लिए विचलित हो गया। उसने पूछा, हान टोन और वेई थियो के बीच इस लड़ाई में
आपको क्या लगता है कि परिणाम क्या होगा? पिछले वर्ष के अंत में हान टोन की 2 हार के बाद नाहक चीन कांग ने मदद के लिए सेना भेजी थी। इस वर्ष की शुरुआत में जब पीली नदी जमी हुई थी, एक बड़े पैमाने पर सहयोगी सेना ने नदी पार की। दोनों पक्षों ने गांव तांग में लड़ाई लड़ी। वेई शाओ ने स्थिति पर विचार किया और अपनी रक्षा पंक्ति को मुये की ओर पीछे हटा दिया, फिर जवाबी हमला किया। उसने पहले से ही कोणीय रक्षात्मक संरचना का लाभ उठाया, जिससे मित्र देशों की सेनाओं के भयंकर हमले की गति को रोका जा सका। उसके बाद मौसम और भी अधिक गंभीर हो गया। दशकों में सबसे बड़ा हिमपात हुआ। दोनों पक्षों के अनगिनत सैनिक और घुड़सवार जमकर मर गए, जिससे अस्थायी रूप से सामने की लड़ाई रुक गई। दोनों पक्षों ने मुये के दोनों ओर सैनिकों को तैनात किया, बैरक बनाए, गतिरोध में। डोंगचेंग ने कुछ देर तक सोचा और कहा, बूढ़े चोर के पास 5 लाख सैनिक हैं, जो 3 लाख से लड़ रहे हैं। सैन्य बल का फायदा है। अब नाहक चीन कांग के भी इसमें शामिल होने से गति और मजबूत हो गई है। भगवान के दृष्टिकोण से वेई शाओ की जीत की संभावना अधिक नहीं है। चोर ने सोचा, अगर वह आदमी जीत गया तो वह निश्चित रूप से महाराज पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना का नेतृत्व करेगा। महाराज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि उसका विरोध करना मुश्किल होगा। लियू यान चुप रहा। उसने फिर पूछा, क्या युआन जिया से कोई खबर है? लियू यान के सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही उसने युआन जिया की तलाश के लिए किंगजोऊ में किसी को भेजा। अब तक उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। डोंगचेंग अपना सिर हिलाने वाला था, लेकिन लियू पियान जल्दी से अंदर चला गया, दोनों हाथों से एक पत्र प्रस्तुत किया और घुटनों के बल बैठकर रिपोर्ट की कि युआन जिया का दूत आ गया है और महामहिम के साथ दर्शकों के लिए महल के बाहर इंतजार कर रहा है। लियू यान ने पत्र प्राप्त किया और जल्दी से उस पर नजर डाली। युआन जिया ने पत्र में लिखा था कि युआन परिवार को पीढ़ियों से शाही एहसान मिले थे और वह उन्हें कभी चुका नहीं पाया। अब जबकि सम्राट ने हान राजवंश को बहाल कर दिया था, वह इतना खुश था कि उसने आंसू बहाए। वह अपने अधीन 2 लाख सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए तैयार था, ताकि वे योगदान देने के लिए तैयार रहें, भले ही उन्हें युद्ध में जाना पड़े। वह देश को बहाल करने की उम्मीद करता था। इसे पढ़ने के बाद लियू यान की आंखें थोड़ी डगमगा गई और उसने डोंगचेंग को पत्र दिया। इसे पढ़ने के बाद डोंगचेंग बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वह फिर से चिंतित हो गया। उसने कहा, महाराज, युआन जिया इस तरह से योगदान करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे डर है कि उसके पास अन्य योजनाएं हैं। महामहिम मदद नहीं कर सकते, लेकिन सतर्क रहें। लियू यान खिड़की के पास गया। खिड़की से बाहर दूर तक देखता हुआ उसकी पीठ उदासीन और गतिहीन थी। उसके दोनों हाथों ने सलाखों को पकड़ रखा था, धीरे धीरे कसते हुए और जोर से दबाते हुए। उसके जोड़ भी सफेद हो गए थे और उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थी। इस समय उसका दिल उथल पुथल में था। पिछले साल हान शुन के खिलाफ युआन जिया की हार के बाद उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन वह हमेशा अपनी ताकत बचाए रखता था। फिर भी एक पतला ऊंट बीमार घोड़े से बेहतर था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ चाहे वह कितनी भी योजना बनाने की कोशिश करे, वह कोई रास्ता नहीं खोज पाएगा। अब जब उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और यहाँ शामिल होने के लिए सहमत हो गया था, तो लियू यान को अपने दिल में पता था कि उसके पास अन्य योजनाएं हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अब जब उनके आसपास इतने सारे समर्थक हैं, तो किसका अपना हित नहीं होगा? कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए वफादार और ईमानदार बनाए रखना चाहते हैं। कुछ लोग प्रसिद्धि और धन प्राप्त करना चाहते हैं, और उनमें से कई लोग स्थिति का फायदा उठाएंगे और बहाव के साथ चलेंगे।
उसे वास्तव में युआन जिया की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे युआन जिया को अब अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए अपनी पहचान उधार लेने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो उसे इसकी जरूरत क्यों नहीं होगी? अंत में कौन जीतता है और कौन हारता है, यह अभी भी उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस दिन के लिए उसने लंबे समय तक सहन किया है और इंतजार किया है। वह इस तरह के अवसर को जाने नहीं दे सकता। शायद उसके पूरे जीवन में ऐसा अवसर फिर से मिलना मुश्किल होगा। उसके परिवार की नफरत, उसकी पत्नी को चुराने का अपमान, पूरी रात जागना और सोने में परेशानी, उसके दिल में प्यारी महिला का बेरहमी से कहना कि अतीत का अब और पीछा नहीं करना चाहिए। ठीक इस पल यह सब उसके दिल की गहराई में जलती हुई एक उग्र आग में बदल गया, जिससे उसका खून खौल उठा, उसकी आत्मा राख हो जाना चाहती थी। शाही आदेश के अनुसार युआन जिया को ग्रैंड ट्यूटर और ग्रैंड जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। स्वर्ण मुहर प्राप्त करें और राजा की मदद करने के लिए जल्दी आएं। वह धीरे धीरे घूमता है और शांति से कहा है। सफेद बर्फ का एक दुर्लभ सर्दी का दिन। एचकांग। अब बड़े पैमाने पर सामने से लड़ाई नहीं होती थी। कभी कभी वे केवल कुछ अप्रभावी आश्चर्यजनक हमलों का सामना करते थे। किसी ने भी हमला करने की पहल नहीं की और कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। पीली नदी के उस पार प्रत्येक पक्ष ने शिविर स्थापित किया, दूर से पीछे देखते हुए, मौसम के ठीक होने का इंतजार करते हुए। फिर वे दूसरे को घातक प्रहार करने का अवसर जब्त कर सकते थे। यह विरोधी स्थिति आधे महीने से अधिक समय तक चली। यह मुर्गे का समय था जब आकाश काला पड़ने लगा। वेई शाओ के जूतों और पिंडलियों पर बर्फ जम रही थी, जिससे चटचटाहट की आवाज आ रही थी, जिससे बर्फ पर गहरे पैरों के निशान पड़ रहे थे। वह पीली नदी के इलाके की गश्त से अभी अभी लौटा था। जल्दी से कार्यालय में प्रवेश करते हुए, शेष प्रकाश का धन्यवाद करते हुए, उसने बैरक के बगल में बाड़ के कोने में एक सैनिक को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक भाला था, वह हिल नहीं रहा था। उसका हेलमेट और कंधे बर्फ से ढके हुए थे। वेई शाओ रुक गया। ली यान जल्दी से चला गया। वापस लौटने के बाद उसका चेहरा भारी था और उसने धीमी आवाज में बताया, वह मर चुका है। वेई शाओ ने जमे हुए सैनिकों को देखा, एक पल के लिए चुप रहा, फिर मुड़ा और सरकारी कार्यालय में चला गया। कमांडर के तंबू में वेई शाओ ने अभी अभी अपना हेलमेट और बर्फ से ढका कोट उतारा था जब उसने बाहर कदमों की एक श्रृंखला सुनी। गोंगसुन यांग और वेई क्वान आ चुके थे। हाल ही में गोंगसुन यांग की खांसी खराब हो गई थी। वेई शाओ को डर था कि वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर उसे अपने तंबू को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले की मात्रा को दोगुना करने का आदेश दिया। उसे अंदर आते देख, उसके मुंह खोलने से पहले ही उसने कुछ बार खांसा और जल्दी से कहा, मौसम ठंडा है। अगर आपको कुछ करना है, सर, तो बस किसी को मुझे बताने के लिए भेजिए। मैं आपके शिविर में जाऊंगा। गोंगसुन यांग ने अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा, आज दिन में ही खबर आई है। अपत्य सम्राट का निधन हो गया है। लियू यान को सम्राट बनने के लिए वांग बा और डोंग चेंग से समर्थन मिला है। युआन जिया योगदान देने के लिए तैयार है और उसे ग्रैंड कमांडर नियुक्त किया गया है। वेई शाओ मेज के पीछे गंभीरता से बैठे थे। उनका शरीर स्थिर था, केवल उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वेई क्वान ने कहा, सैद्धांतिक रूप से लियू यान ने खुद को सम्राट घोषित किया था और उसे युआन जिया के 2 लाख सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। लुओयांग पर हमला करने के लिए सेना भेजने का यह अवसर लेना स्वाभाविक होगा। केवल जासूस ने बताया कि उसने कोई हरकत नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका लुओयांग पर विजय पाने का कोई इरादा नहीं था। वेई शाओ ने उदासीनता से कहा, इसमें अजीब क्या है?
अगर लियू यान इस समय लुओयांग पर हमला करने के लिए सेना भेजता है तो हान टोन निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए पीछे हट जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या इससे मुझे फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा? वह पहले मेरे हान टोन और नाक चीन कांग से हारने का इंतजार करने की योजना बना रहा है, फिर वह लाभ उठाएगा। वे क्वेन ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी सही हैं। यद्यपि आज मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन बर्फानी तूफान थमने के बाद हम तुरंत लड़ाई शुरू कर सकते हैं, अधिक से अधिक इस महीने के अंत तक। लियू यान और युआन जिया के रैंक डरने लायक नहीं है। सबसे पहले स्वामी को अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल हान टोन और नाक चीन कांग की सहयोगी सेनाओं से लड़ने के लिए करना चाहिए। वेई शाओ अपने छोटे से स्टाल से उठे, कुछ देर तक मुख्य तंबू के चारों ओर घूमते रहे, फिर रुके और बोले, युद्ध के वर्तमान परिणामों के साथ क्या आप और मुख्य दूत कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? गोंगसुन यांग और वेई क्वान ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, यू झेंगगोंग की मदद के लिए धन्यवाद। हान सुन की सेना हमसे बहुत आगे निकल गई है। सैनिक अभिमानी हैं और सेनापति अभिमानी हैं। इस स्थिति में सशक्त आक्रमण सर्वोत्तम नीति नहीं है। वेई शाओ ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, सर के विचार मेरे जैसे ही हैं। आज हम पीली नदी के किनारे बने रास्ते पर चलते हुए सामने स्थित दुश्मन के शिविर की ओर देखने लगे। यद्यपि हान टोन और नाक चीन कांग के दो सैन्य शिविर हर जगह घनी तरह से भरे हुए थे, बाड़े साफ थीं और अंदर भी अवरोध थे। जासूस के अनुसार कुछ दिन पहले दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। वह रुका, तेजी से मेज की ओर चला, अपनी चॉपस्टिक को शराब की बोतल में डुबोया, मेज पर एक निशान बनाया, फिर उसे दो भागों में अलग कर दिया। हान शुन यू झेंगगोंग के साथ एकजुट हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि वे दोनों लड़े। वे क्वेन ने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वामी बुद्धिमान है। सलाहकार और मैं इस मामले के लिए भगवान से मिलने आए थे। ऐसा कहा जाता है कि यू झेंगगोंग ने हाल ही में झू जेंग नामक एक रणनीतिकार की भर्ती की थी और उसे बहुत सम्मान दिया गया था। वह हान टोन के सहायक हुआ करते थे। इस ट्रुकटैंग आदमी में बहुत संभावनाएं हैं।